नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। एपिसोड में हम सब ने सुना था कि यहाँ पर रोहित, अनिका और बच्चों के साथ यहाँ पर गुलेरिया परिवार के साथ गुलेरिया परिवार से मिलने के लिए गुलेरिया हाउस में आ जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे ही वो अंदर आते हैं तो करण गुलेरिया अब रोहित को कहते हैं तुम एक बार मेरे साथ आओ। और इधर अब तक मल्होत्रा परिवार किसके भी गाड़ी अब गुलेरिया हाउस के बाहर रुकती है, जिसे देखकर अब रिया भागती है। जैसे ही रिया बाहर निकलती है तो अचानक से उसे कुछ गिरने की आवाज़ आती है और उस आवाज़ को देखकर जैसे ही रिया अब देखती है तो वहाँ पर उसके डैड गिरे हुए थे। अपने डैड को गिरा हुआ देखकर अब रिया वहाँ पर डैड डैड चिल्लाने लगती है। तो इधर अब तक सभी लोग रिया के चिल्लाने से बाहर आ चुके थे। जैसे अनिका की नज़र अब ऊपर की तरफ जाती है तो ऊपर छत पर अनिका के पिता करण गुलेरिया खड़े थे। अब अनिका ऊपर देखकर कहती है पापा ये आपने क्या किया? आपने मेरी हंसती खेलती जिंदगी को खराब कर दिया। गुलेरिया हाउस में यहाँ पर अब सभी का ही बहुत ही बुरा हाल था, क्योंकि किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हुआ क्या। आखिर करण गुलेरिया ने क्यों रोहित मारवा को धक्का दे दिया? ये सब उन्होंने जानबूझकर किया है या फिर एक्सीडेंटली ये सब हो गया है? किसी को यहाँ पर कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और अनिका बस सवालिया नजरों से ऊपर की तरफ यानी कि करण गुलेरिया की तरफ देखे जा रही थी। और अब अनिका अब रोहित के पास जाकर अब अनिका अपने हाथों से रोहित के सिर को उठाती है और अब वो रोहित के सिर को अपनी गोद में रखकर अब उसे उठाने की कोशिश करती है। लेकिन रोहित मारवा तो अब ऐसे गिरे हुए थे जैसे उनके अंदर जान ही नहीं हो। वहाँ पर अब उन्हें सब जगह खून ही खून नजर आ रहा था। इधर अब अनिका अब कहती है मिस्टर मारवा प्लीज उठिए ना। यहाँ रिया भी बस खुद को अब सर्वेंट के हाथ से छुड़ाते हुए भागने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि जब रिया ने यहाँ पर देखा कि उसके पापा गिर गए हैं तब वहाँ पर एक सर्वेंट आकर रिया को वहाँ पर सब बच्चों के साथ अंदर ले जाने लगता है। लेकिन अब रिया, जो कि बस बार बार अपने पापा को देखने की जिद कर रही थी, और अब फाइनली अब वो वहाँ पर उस सर्वेंट के हाथ पर एक बाइट कर देती है। और जैसे उस सर्वेंट के हाथ पर रिया के दांतों से पेन होता है तो अचानक से उसका हाथ छूट जाता है और रिया अब उसके हाथों से छुड़ाते हुए सीधे ही भागकर अब अपने पापा के पास आ जाती है। रिया रोहित मारवा के पास आकर अब जोर जोर से अब रोहित को उसके हाथ को पकड़कर अपने दोनों हाथों से हिलाने लगती है और अब वो साथ के साथ कहती है डैड उठिए ना, प्लीज डैड, क्या हुआ आपको? प्लीज डैड, प्लीज उठिए ना। देखो डैड, मुझे अब डर लग रहा है, मैं आपको ऐसे नहीं देख सकती। डैड देखिए ना, आपकी प्रिंसेस आपको बुला रही है। रिया अब यहाँ पर हर एक मुमकिन कोशिश कर रही थी कि एक बार तो उसके डैड उसे उठ कर देखें, लेकिन यहाँ पर रोहित की शरीर में तो जैसे जान ही नहीं थी। अब रिया फिर से कहती है कि प्लीज डैड, आपको मेरी कसम। अब यहाँ पर अनिका कभी रिया की तरफ देख रही थी तो कभी रोहित की तरफ और कभी अपने पापा करण गुलेरिया की तरफ। रिया अनिका को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे अनिका के सामने उसकी हंसती खेलती जिंदगी एकदम से ही खत्म हो गई हो। जैसे यहाँ पर रोहित यहाँ पर निर्जीव नहीं, बल्कि जैसे अनिका यहाँ पर निर्जीव बैठी हुई हो, जिसके अंदर सांस ही नहीं चल रही हो। और इधर रिया अब अपने डैड को उठाते उठाते ही अब जोर जोर से रोने लगती है। अब यहाँ का ये सब हाल देखकर अब तक स्वाति मल्होत्रा भी अब जल्दी से रोहित के पास आ जाती है, क्योंकि स्वाति मल्होत्रा ने यहाँ पर अपनी याददाश्त जाने का नाटक किया हुआ था। इसलिए वो ऐसे प्रिटेंड करती है जैसे उसे कुछ भी याद नहीं है। इसलिए वो आराम से उसके पास जाती है और अब वो यहाँ पर सबके सामने खुद समझने की कोशिश करती है। और यहाँ पर कुछ देर तक कभी वो रिया को देख रही थी, कभी रोहित को, कभी अनिका को।
अब कुछ देर तक देखने के बाद अब वहाँ पर वो अनिका के पास बैठ जाती है और वो अब अपने एक हाथ को अनिका के ऊपर रखती है और अपने दूसरे हाथ को वो अब रिया के ऊपर रखती है। जैसे ही स्वाति मल्होत्रा ने अनिका और रिया के ऊपर अपना अपना एक एक हाथ रखा तो वो दोनों ही अब स्वाति मल्होत्रा की तरफ देखती हैं। अब उन्हें इस तरह से अपनी तरफ देखता हुआ देखकर अब स्वाति मल्होत्रा कहती है, शांत शांत हो जाओ तुम दोनों, डोंट पैनिक, इसे अभी के अभी हॉस्पिटल लेकर जाओ क्योंकि इसे अभी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है। तो तुम ऐसे ही यहाँ पर इसे लेटाकर नहीं बैठे रह सकती हो। अब स्वाति मल्होत्रा की ये बात सुनते ही अब रिया अब जोर से स्वाति मल्होत्रा को हक कर लेती है और उसे हक करते हुए रिया कहती है, देखिए ना दादी माँ, मेरे डैड को क्या हो गया है? अरे वो तो हमारे साथ यहाँ पर सही सलामत आए थे ना, लेकिन मेरे नानू ने ये सब क्यों किया? मेरे डैड ठीक तो हो जाएंगे ना दादी माँ? नानी माँ प्लीज़ नानी प्लीज़ आप ही देखिए ना, प्लीज़ आप ही इन्हें ठीक कर दीजिए। अब रिया की ये बात सुनते ही अब स्वाति मल्होत्रा जो कि रिया को चुप कराने की कोशिश कर रही थी वो कहती है, सॉरी बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं रिया ये कहते हुए ही अब स्वाति मल्होत्रा रिया को एक हक कर लेती है। तो वहीं आकाश गुलेरिया जो कि अभी वहां पर ही खड़ा हुआ था, वो एक तरफ जहां रिया का ये हाल था तो वहीं आर्यन और अलेक्जेंडर का भी कुछ ऐसा ही हाल था। यहाँ पर आकाश गुलेरिया आर्यन को संभाल रहा था तो वहीं मयूर गुलेरिया यहाँ पर अलेक्जेंडर को संभाल रहा था क्योंकि इन दोनों भाइयों की भी हालत कुछ ठीक नहीं थी। इन्हें भी अब तक यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब अचानक से क्या हो गया, क्योंकि ये दोनों लड़के तो बेचारे मुंह से कुछ बोल ही नहीं रहे थे। इन्हें देखकर तो ऐसे लग रहा था जैसे इन्हें एक बहुत ही बड़ा सदमा लगा हो, बस उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब तक करण गुलेरिया जो कि ऊपर छत पर खड़े हुए थे, अब तक वो भी नीचे आ चुके थे। अब उन्हें देखकर अब अंजलि मामी सीधा ही अब दौड़कर उनके पास जाती है और वो अब करण गुलेरिया से कहती है, मिस्टर करण गुलेरिया, ये क्या कर दिया आपने? अरे आपने तो अपनी ही बेटी की मांग उजाड़ दी। भला ऐसा भी कौन करता है? अरे माँ बाप अपनी बेटी की खुशियों के लिए अपनी जिंदगी तक को न्यौछावर कर देते हैं, लेकिन आपने ये क्या किया? आपने तो अपनी हंसती खेलती आपने तो अपनी बेटी की खुशियों को छीन लिया। अरे एक पिता अपनी बेटी को सदा सुहागन का आशीर्वाद देते हैं और तुमने ये सब क्या किया और क्यों, किस लिए किया तुमने ये सब? अंजलि मल्होत्रा यहाँ पर अब करण गुलेरिया से सवाल पर सवाल किए जा रही थी, साथ के साथ अब वो उन्हें पकड़कर झंझोड़ रही थी। इधर करण गुलेरिया यहाँ पर अब अंजलि मामी की बात पर कोई भी रिएक्शन नहीं दे रहे थे, क्योंकि अंजलि मल्होत्रा यहाँ पर जो भी बातें कह रही थी उनकी बातों से उनके ऊपर कोई भी असर नहीं हो रहा था। ऐसा जान पड़ रहा था जैसे यहाँ पर उन्हें किसी की भी कोई बात सुन ही नहीं रही हो, या अगर ये कहें कि शायद वो खुद ही सदमे में हो। वो बस अभी इतना ही कह रहे थे, रोहित मारवा बीच से हट गया। अब गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को नंबर 1 पर आने से कोई भी नहीं रोक सकता है। वो बस अपनी हर एक बात में ऐसे ही रिपीट कर रहे थे, क्योंकि करण गुलेरिया अभी भी उस नेत्रा की आंखों के सम्मोहन में ही थे। वो अभी भी उसके द्वारा बताई हुई उसी बात को ही रिपीट कर रहे थे। इधर करण गुलेरिया की ये बात जब सभी के कानों में आई तो सभी को मानो एक जोर का एक सदमा सा लगा हो। किसी को भी अब अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था कि क्या सच में करण गुलेरिया ने रोहित को इसलिए रास्ते से हटा दिया है क्योंकि रोहित ने इन की सारी डील्स को अपने नाम कर लिया था और मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज नंबर 1 की पोजीशन पे थी। तो क्या गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को नंबर 1 की पोजीशन पर लाने के लिए ही करण गुलेरिया ने ये सब किया? किसी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था, क्योंकि एक पल के लिए तो सबको लगा था कि शायद ये सब एक्सीडेंटली हुआ होगा, लेकिन अब करण गुलेरिया के मुंह से ये सारी ही बातें सुनकर अब सबको यकीन हो गया था कि करण गुलेरिया ने ये सब कुछ जानबूझकर किया है। उन्हें ये सब कुछ अपने होशो आवाज में किया है। इधर जहां अब ये उनकी इस बात को सुनकर सभी हैरान थे,
तभी अब आकाश वहां पर आर्यन को छोड़कर अब करण गुलेरिया के पास आता है और अब वो करण गुलेरिया के पास आकर कहता है, पापा ये सब आपने क्या किया? इस तरह से जीत हमें बिल्कुल भी नहीं चाहिए, इवन मुझे तो बिल्कुल भी नहीं। अरे मैं अपनी बहन की ज़िंदगी बर्बाद करके मुझे कोई भी कामयाबी नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे मेरी हर एक चीज़ से पहले मुझे मेरी बहन की खुशियाँ सर्वोपरि है। जहाँ एक तरफ अभी सभी की आंखों में रोहित के लिए आंसू थे, तो वहीं दूसरी तरफ इधर इंडिया के एयरपोर्ट पर धनंजय पीरामल, राजीव गुलेरिया और महेंद्र पीरामल आ जाते हैं। वो अब तक इंडिया में पहुंच चुके थे और वहां पर एक गाड़ी में बैठकर राजीव गुलेरिया अब कहता है, हमें कहाँ जाना है? अब राजीव गुलेरिया की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, पहले हम गुलेरिया हाउस में चलते हैं। मुझे सबसे पहले तो करण से मिलना है, उसके बाद ही हम देखते हैं कि अब हम कहाँ जाएंगे। यहाँ पर ये तीनों अभी बातें करते हुए ही अभी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और वो अपनी गाड़ी को गुलेरिया हाउस की तरफ ले जा रहे थे। तो वहीं अब जब गाड़ी रास्ते में थी तब राजीव गुलेरिया कहता है कि यार न्यूज़ चैनल लगाना, एक बार पता तो चले कि इंडिया में क्या हो रहा है। राजीव की इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ मैं, फ़ोन में तुम्हारे पास भी तुम्हारा खुद का फ़ोन है, इसलिए तुम अपने फ़ोन को खुद ही देख लो। धनंजय की इस बेरुखी सी बात पर अब राजीव को बुरा तो लगता है, लेकिन अब राजीव जानता था कि धनंजय का भी उससे नाराज होना बनता है, इसलिए अब राजीव कहता है, बाप पर मत जाओ दोस्त, वरना भेज दूंगा तुझे मेरे बाप के पास। अब ये सुनते ही अब धनंजय पीरामल कहते हैं, तुझे पता है तेरा बाप कहाँ है? इस बात पर अब राजीव कहता है, पता ही तो नहीं है। यहाँ पर अब धनंजय और राजीव की नोकझोंक चल ही रही थी, तो वहीं अब महेंद्र पीरामल, जो कि अब इन दोनों से बोर हो चुका था, वो अब अपने फ़ोन में अब न्यूज़ देखकर कहते हैं, क्या बात है, आज तो कमाल हो गया। अब महेंद्र की इस बात पर राजीव कहता है, कमाल? क्या कमाल हुआ है? ऐसी कौन सी खबर मिल गई तुझे? अब महेंद्र राजीव की इस बात का जवाब देते हुए अब धनंजय पीरामल कहते हैं, क्या हुआ है? अब इस बात पर महेंद्र कहता है, भाई तुम्हारे बेटे ने तो सच में कमाल कर दिया। अरे आज की न्यूज़ हेडलाइन पर तो बस एक ही खबर है कि रोहित मारवा की मेहनत की वजह से मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज को और भी ऊंचाइयां मिली है, क्योंकि सच में सभी के सभी न्यूज़ चैनल पर तो सिर्फ तुम्हारे ही बेटे का नाम छाया हुआ है। नंबर 1 की पोजीशन पर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज है, जो कि एक बहुत बड़े ही मार्जिन के साथ लीड कर रही है और उसके आसपास अभी कोई भी नहीं है। यहाँ तक कि गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज नंबर 2 की पोजीशन पर है। अपने बेटे की सक्सेस के बारे में सुनकर अब धनंजय पीरामल का सीना एकदम ही गर्व से चौड़ा हो जाता है और अब वो मन ही मन रोहित को अपनी ब्लेसिंग्स देने लगता है और साथ के साथ वो सोचता है, चलो अच्छा है मैं वहाँ पर नहीं हूँ तो क्या हुआ, उसका दूसरा पापा यानी कि करण गुलेरिया तो वहां पर है ही ना, क्योंकि करण और धनंजय तो कितने अच्छे दोस्त थे, इसलिए धनंजय को करण के ऊपर पूरा ही विश्वास था और अब वो सोचता है कि करण के होते हुए रोहित को कभी कुछ हो ही नहीं सकता है। क्यों भले ही यहाँ पर मारवा ग्रुप ऑफ कंपनीज और गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज के बीच में ये कंपटीशन भले ही क्यों ना हो, लेकिन फिर भी करण गुलेरिया कभी भी इन बातों को अपने रिश्तों के बीच में नहीं आने देंगे। धनंजय पीरामल यहाँ पर अभी अपनी सोच में ही थे, तो वहीं इधर राजीव गुलेरिया अब कहते हैं, ये करण और आकाश गुलेरिया क्या कर रहे हैं? ये दोनों गुलेरिया ग्रुप ऑफ कंपनीज को क्या नंबर 1 की पोजीशन पर नहीं ला सकते? यहाँ राजीव ने ये कहा ही था कि तभी अब महेंद्र कहता है, राजीव तुझे एक न्यूज़ लिंक मैं सेंड कर रहा हूँ, जरा उसे देख। क्योंकि अब तक महेंद्र को वो न्यूज़ मिल जाती है, इसलिए अब वो उसे बोल करना बताकर वो सीधे ही अब उस न्यूज़ के लिंक को अब यहाँ पर राजीव के फ़ोन पर सेंड कर देता है। इधर राजीव गुलेरिया को जब अपने फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आता है, तो जब राजीव गुलेरिया ने उस मैसेज को देखकर उस लिंक को देखता है तो अब वहाँ पर उसे महेंद्र भी काफ़ी सीरियस होता है और अब वो अपने महेंद्र के चेहरे को देखकर अब उसकी क्यूरियोसिटी और भी बढ़ जाती है कि आखिर महेंद्र ने उसके फ़ोन पर ऐसा क्या भेजा है। इसलिए वो जल्दी से उस लिंक को ओपन करने के लिए टैप करता है, तो जो वीडियो अब उसके सामने आता है उसे देखकर तो राजीव सबसे पहले अपने
अपने फ़ोन के वॉल्यूम को एकदम से ही कम करता है ताकि वहाँ पर मौजूद धनंजय को ये सब ना सुने। और अब वो महेंद्र से कहता है, तेरे बैग में हेडफोन है क्या? वो मुझे दे देना प्लीज़। और ये राजीव गुलेरिया की ये बात सुनते ही महेंद्र पीरामल अब अपने बैग से हेडफोन को निकाल कर अब राजीव गुलेरिया को दे देते हैं। यहाँ राजीव अब उसे लेकर अब अपने कान में लगाकर अब पूरे ही न्यूज़ को बड़े ही ध्यान से सुनता है। इधर जब वो इस न्यूज़ को बड़े ही ध्यान से सुन रहा था तो वो बस अब हैरानी से महेंद्र को ही देखता है, क्योंकि उसे अभी कुछ भी समझ में नहीं आया कि उसे इस न्यूज़ को अभी धनंजय को दिखाना चाहिए या नहीं। वहीं महेंद्र पीरामल कभी राजीव को देखता है तो कभी धनंजय पीरामल को, क्योंकि जो हाल यहाँ पर राजीव गुलेरिया का था सेम वही हाल यहाँ पर अब महेंद्र का भी हो गया था। इधर अपनी गाड़ी में एकदम से पूरी की पूरी खामोशी देखकर अब यहाँ पर धनंजय पीरामल को भी थोड़ी सी हैरानी तो जरूर होती है, क्योंकि जो राजीव अभी तक जो उसके हर एक चीज में बड़बड़ किए जा रहा था वो भी बिल्कुल चुपचाप बैठा था। और अब उन दोनों को ही खामोश देखकर अब वो दोनों से ही कहते हैं, क्या हुआ है तुम दोनों को? सब ठीक तो है ना? क्योंकि तुम दोनों ऐसे चुपचाप बैठने वालों में से तो बिल्कुल भी नहीं हो। धनंजय पीरामल की इस बात पर अब महेंद्र पीरामल कहते हैं, हाँ भाई, बस कुछ नहीं, सब कुछ ठीक है। आप गाड़ी चलाइए ना, क्योंकि आप बस अभी गाड़ी पर ही ध्यान दीजिए। हम दोनों तो इसलिए चुप हो गए कि कहीं आपका ध्यान गाड़ी से भटक ना जाए। जहां एक तरफ ये तीनों कभी भी गुलेरिया हाउस में पहुंचने ही वाले थे तो वहीं दूसरी तरफ अभी गुलेरिया हाउस में चिराग इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका को लेकर वहां पर आ जाता है, क्योंकि अब तक ये खबर आग की तरह सब जगह फैल चुकी थी। जैसे ही चिराग को इस सब के बारे में पता चला तो वो सबसे पहले इसके बारे में इंस्पेक्टर अब्बास को इन्फॉर्म करता है, क्योंकि भूमिका भी खुद स्पेशल डिपार्टमेंट की एक ऑफिसर्स थी। इसलिए इंस्पेक्टर अब्बास और भूमिका दोनों ही चिराग के साथ आ जाते हैं। अब वहां पर उन्हें देखकर अब सिक्योरिटी गार्ड उन्हें मना कर रहे थे कि वो भी अंदर ना जाएं, क्योंकि ये सिक्योरिटी गार्ड गुलेरिया परिवार का था और वो बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि यहाँ पर गुलेरिया परिवार पर किसी भी सदस्य पर कोई भी आ जाए। लेकिन वो ये भी जानते थे कि भूमिका मारवा सिर्फ एक ऑफिसर नहीं थी, वो रोहित मारवा की बहन भी थी। इसलिए अब वो कुछ भी नहीं करते। और इधर यहाँ पर अब्दुल अभी एम्बुलेंस के साथ वहां पर आ जाता है और उसके साथ यहाँ पर 2 वार्ड बॉय भी आए थे, क्योंकि इस एम्बुलेंस में 2 वार्ड बॉय स्ट्रेचर के साथ आ जाते हैं। क्योंकि जैसे उन्हें ही ये खबर मिली तब वहां पर किसी ने एम्बुलेंस को कॉल करके बुला लिया था। इधर इंस्पेक्टर अब्बास जब यहाँ पर करण गुलेरिया के पास आते हैं तो वो उसके पास आकर कहते हैं, मिस्टर करण गुलेरिया, यू आर अंडर अरेस्ट, क्योंकि आपने रोहित मारवा को जान से मारने की कोशिश की है, इसलिए अब आपको मुझे मजबूरन गिरफ्तार करना होगा। ये कहते हुए ही इंस्पेक्टर अब्बास अब अपनी हथकड़ियों को बाहर निकालते हैं और वो साथ के साथ कहते हैं, प्लीज़ आप हमें कोऑपरेट कीजिए, क्योंकि आपने जो किया है उसी के आधार पर ही अब हमें ये सब कुछ करना पड़ रहा है। इंस्पेक्टर अब्बास की ये बात सुनते ही अब जहाँ पर आकाश गुलेरिया बड़े ही हैरान थे। हालांकि आकाश भी जानते थे कि जो उनके पापा ने किया है वो सच में एक मुजरिम के जैसा काम है, इसलिए वो बस हैरानी से कभी अपने पापा को देख रहे थे तो कभी वो यहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास को देख रहे थे। लेकिन अभी क्योंकि वो अपने पापा को इस तरह से सलाखों के पीछे भी जाता हुआ नहीं देख सकते थे, इसलिए अब आकाश गुलेरिया अब इंस्पेक्टर अब्बास से कहते हैं, देखिए ऑफिसर, जरूर कोई गलतफहमी हुई है। राजलक्ष्मी रोहित मारवा को एग्जामिन कर रही है ना, देखिए उन्हें कुछ भी नहीं हुआ है, वो ठीक है, वो ठीक हो जाएंगे। इधर ये आकाश की ये बात सुनते ही अब भूमिका, जो कि जिसे अभी तक कुछ भी विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन जो अब तक रोहित की इस हालत को देख चुकी थी, अब वो एकदम से चिल्लाते हुए कहती है, क्या सच में आकाश तुम अब भी यही कहोगे? लेकिन अब वो आकाश से ज़्यादा मुंह न लगते हुए यहाँ अब भूमिका कहती है कि यहाँ के CCTV फुटेज और लोगों ने देखा है कि करण गुलेरिया ने मेरे भाई रोहित मारवा को 7th फ्लोर से धक्का दिया है, तो क्या उसके बाद भी तुम इन बातों पर यही कहोगे? क्योंकि यहाँ पर करण अंकल ने जो गुनाह किया है उसकी सजा तो उन्हें मिलकर ही रहेगी। आई विल मेक श्योर
इन्हें अब मैं बेल भी नहीं मिलने दूंगी, क्योंकि इन्होंने जो किया है वो बिल्कुल भी सही नहीं किया। अरे रिश्तों की आड़ में इन्होंने मेरे भाई की जान ली है। मिस्टर आकाश गुलेरिया, जरा आप अपनी आंखें खोलिए और जरा देखिए मेरे भतीजी और मेरे भतीजों को। अरे उनका क्या हाल हो गया है। क्या तुम्हें इन बच्चों के ये आंसू भी नहीं दिख रहे? इनका और मेरी भाभी, अरे चलो माना कि ये तो मेरे भतीजा भतीजी हैं, लेकिन मेरी भाभी वो तो तुम्हारी खुद की बहन ही है ना। अरे मेरी भाभी का हाल देखो, इन्हें देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मानो मानो इनकी आत्मा ही इनसे अलग हो गई हो, क्योंकि ये सिर्फ मेरे भाई नहीं थे, बल्कि ये अपने बच्चों और अपनी पत्नी यानी कि अनिका के लिए उनकी जान थे। क्योंकि करण अंकल ने यहाँ पर इनसे इनका पिता यानी का पति नहीं छीला है, बल्कि उनकी आत्मा ही इनके शरीर से निकाल दी है। यहाँ भूमिका ने भी ये कहा ही था कि तभी अब सभी के कानों में अब राजलक्ष्मी की आवाज़ आती है। राजलक्ष्मी जो कि अब रोहित को एग्जामिन करके आती है और अब वो कहती है, सॉरी टू से मिस्टर रोहित मारवा इज नो मोर। राजलक्ष्मी ने ये कहा ही था। ये सुनते ही अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं कि क्या सच में तुमने अच्छे से एग्जामिन किया है? अब इंस्पेक्टर अब्बास की इस बात को सुनकर अब राजलक्ष्मी यहाँ पर हाँ में अपना सिर हिला देती है और अपनी नज़रों को नीचे कर लेती है। इधर अब इंस्पेक्टर अब्बास, क्योंकि वो खुद एक ऑफिसर थे, ऐसे मामलों को उन्हें कैसे हैंडल करना है वो अच्छी तरह से जानते थे, इसलिए वो वहाँ पर अपने स्पेशल डिपार्टमेंट की टीम से कहते हैं कि मिस्टर रोहित मारवा की बॉडी को स्पेशल डिपार्टमेंट के हेडक्वार्टर में लेकर जाइए। वहाँ पर इनका पोस्टमार्टम होगा और पोस्टमार्टम होने के बाद ही इनकी बॉडी को मारवा परिवार को सौंप दिया जाएगा और उसके बाद करण गुलेरिया की सजा पूरी तरह से तय होगी। इंस्पेक्टर अब्बास अब यहाँ पर वार्ड बॉय से कहते हैं कि इनकी बॉडी को हेडक्वार्टर में लेकर जाएं। ये सुनते ही अब वो वार्ड बॉय जो कि वहाँ पर एम्बुलेंस के साथ दो वार्ड बॉय आए थे, वो रोहित की बॉडी को उठाकर वो उन्हें उठाने ही वाले थे कि तभी अब उन्हें एहसास होता है कि उनकी वाइफ यानी कि अनिका ने रोहित को काफ़ी स्ट्रॉन्ग तरीके से पकड़ कर रखा हुआ है। वो दोनों मिलकर अब अनिका को रोहित से अलग करने में लग जाते हैं। तो यहाँ पर भूमिका अब अनिका की इस हालत को देखकर अब वो उसके पास जाती है और अब भूमिका अनिका से कहती है, अनिका प्लीज़ छोड़ दो। ये कहते हुए ही भूमिका अनिका को उठाने की कोशिश करती है। तो यहाँ पर अब स्वाति मल्होत्रा रिया को संभाल रही थी, क्योंकि यहाँ पर अनिका और रिया अब ये दोनों के मुंह से अब जुबान ही नहीं निकल रही थी। ये बस एक सांस बस रोहित को ही देख रही थी। तो वहीं भूमिका अब अनिका को संभालने की कोशिश कर रही थी और अब वो वार्ड बॉय जैसे ही भूमिका ने अब अनिका को उसकी बॉडी से बड़ी मुश्किल से अलग किया, तब अब वार्ड बॉय रोहित की बॉडी को अब स्ट्रेचर पर रखकर अब वो एम्बुलेंस की तरफ लेकर जाने लगते हैं। तो वहीं उनके पीछे अब बच्चे भी अपने पापा बोलकर उनके पीछे जाने लगते हैं। तो यहाँ पर अब सभी उन्हें रोकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पर ये जो कुछ भी हो रहा था वो भी अच्छे से समझ रहे थे, लेकिन बच्चों के मन पर क्या बीत रही थी वो ये भी अच्छी तरह से समझ पा रहे थे। इसलिए वो बच्चों को और आगे जाने से रोकते हैं, क्योंकि अब ये मामला पुलिस के हवाले हो गए, यहाँ पर स्पेशल डिपार्टमेंट के हवाले हो गया था। यहाँ स्वाति मल्होत्रा अंजलि से कहती है, जिसकी डेथ हुई है वो मेरा सन इन लॉ है और जिसने इसे धोखा दिया है वो मेरी बेटी का पिता है। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है, हाँ स्वाति ऐसा ही है, क्योंकि जो तुम कह रहे हो या जो तुमने सुना है वो बिल्कुल सही है। ये हमारी अनिका का बैड लक है कि उसके साथ ये सब हुआ कि उसके खुद के पिता ने ही उसकी मांग का सिंदूर उजाड़ दिया। यहाँ पर ये सभी अभी बातें कर ही रहे थे, तो वहीं अब तक धनंजय पीरामल की गाड़ी भी वहाँ पर आ जाती है, क्योंकि धनंजय को अभी तक इन सब बातों के बारे में पता ही नहीं था। राजीव और महेंद्र पीरामल के साथ वहाँ पर अब तक धनंजय भी पहुँच जाते हैं। जैसे ही वो वहाँ पहुँचते हैं तो अपने सामने ये सब होता हुआ देखकर अब वो कहते हैं क्या हुआ है, क्योंकि जब वो वहाँ पर पहुँचते हैं तो उसे मल्होत्रा परिवार और गुलेरिया परिवार इन सब लोगों की भीड़ ही दिखाई देती है और साथ के साथ उसे वहाँ पर इंस्पेक्टर अब्बास अपनी टीम के साथ नजर आते हैं।
इसलिए उन्हें वहाँ पर देखकर एक पल के लिए तो धनंजय को भी संदेह होता है कि आखिर क्या हुआ है। इसलिए अब वो उनसे पूछते हैं यहाँ पर, इसलिए वो कहते हैं सब ठीक तो है ना, क्या क्या कुछ हुआ है क्या। इधर धनंजय पीरामल को भी एकदम से देखकर अब तीनों ही बच्चे अब जब पीछे की तरफ देखते हैं तो अब तीनों ही बच्चे अब अपने दादू दादू बोलकर अब एकदम से दौड़कर उनके पास जाते हैं और अब वो तीनों ही अब उन्हें जोर का हक करते हुए रोने लगते हैं। तीनों ही बच्चों को इस तरह से रोता हुआ देखकर अब धनंजय पीरामल कहते हैं क्या हुआ है बच्चों, आप ऐसे ऐसे क्यों रो रहे हो, क्या हुआ है अपने दादू को बताओ। अब ये कहते हुए ही धनंजय पीरामल अब सामने खड़ी हुई अब भूमिका से कहते हैं भूमिका क्या हुआ है बच्चों को बताओ मुझे कि यहाँ पर मेरे एब्सेंस में यहाँ पर क्या हुआ है। अब अपने ताऊ जी की इस बात का जवाब देते हुए भूमिका कहती है ताऊ जी वो मिस्टर करण गुलेरिया ने रोहित को टेरेस से धक्का देकर मार दिया है। रोहित अब हमारे बीच में नहीं रहे हैं ताऊ जी। ये कहते हुए ही भूमिका अब जोर जोर से रोने लगती है। इधर भूमिका ने ये कहा ही था लेकिन उसके ये शब्द सुनते ही अब धनंजय पीरामल को एक गहरा शोक लगता है क्योंकि उसने तो कभी ये सपने में भी नहीं सोचा था कि उसका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा और उसे मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका सबसे जिगरी दोस्त ही है। यहाँ राजीव और महेंद्र को तो ये सब पहले ही पता चल गया था। राजीव अब इंस्पेक्टर अब्बास के पास जाता है और कहता है लोग इंस्पेक्टर मुझे लगता है कि जरूर कोई ना कोई कंफ्यूजन हुई है, मेरा भाई कभी भी ऐसे कर ही नहीं सकता है। राजीव की इस बात पर अब इंस्पेक्टर अब्बास कहते हैं वो तो समय ही बताएगा, लेकिन अभी के लिए सारे के सारे सबूत तो अभी करण गुलेरिया के खिलाफ ही हैं क्योंकि हमारे पास अभी सारे के सारे सबूत है। सो प्लीज़ अभी हमें हमारा काम करने दीजिए क्योंकि यहाँ पर सारी की सारी कार्यवाही तो अब सबूतों के आधार पर ही की जाएंगी और इस समय सारे सबूत क्या कह रहे हैं वो तो अब तुम भी अच्छे से जानते हो। ये कहते हुए इंस्पेक्टर अब्बास अब करण गुलेरिया को अरेस्ट कर अब उसे अपने साथ लेकर जाने लगते हैं और उनके आगे अब रोहित की बॉडी थी और यहाँ पर चिराग और अब्दुल अभी धनंजय पीरामल से कहते हैं सर आप मारवा हाउस चलेंगे। इस बात पर अब धनंजय पीरामल कहते हैं क्या आयशा को पता है कि यहाँ पर जो भी कुछ हुआ है, मेरा मतलब है कि क्या आयशा को ये पता चल गया है कि अब रोहित इस दुनिया में नहीं रहा। अब धनंजय की इस बात पर अब अब्दुल कहता है सर अब ये न्यूज़ हेडलाइन बन चुकी है, अब तक तो पूरे के पूरे शहर में सभी को ही पता चल चुका होगा, तो आई थिंक आयशा मैडम को भी अब तक इसके बारे में पता चल गया होगा। यहाँ चिराग अभी धनंजय पीरामल को अपने साथ लेकर जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि जैसे ही धनंजय को ये सब पता चला तो अब धनंजय भी एक पल के लिए बिखर जाते हैं, लेकिन अब चिराग उन्हें संभालते हुए उन्हें अपने साथ लेकर जाता है। तो वहीं अब्दुल बच्चों को अपने साथ लेकर जाने लगता है। तो वहीं स्वाति मल्होत्रा अब अंजलि से कहती है कि मेरी बेटी को मेरी ज़रूरत होगी ना अंजलि, तो मुझे अभी उसके साथ जाना चाहिए, मैं इस समय अपनी बेटी को ऐसे तो नहीं छोड़ सकती। स्वाति मल्होत्रा की इस बात पर अब अंजलि मामी कहती है हाँ चलो मैं तुम्हें लेकर चलूँगी। इस बात पर अब किशन मामा कहते हैं मुझे नहीं लगता कि इस वक्त मारवा हाउस में जाना चाहिए, पता नहीं वहाँ का माहौल अब कैसा होगा, क्योंकि आज जो कुछ भी यहाँ पर हुआ है उसे लेकर तो अब वहाँ पर जाना शायद अब हम सब लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। यहाँ किशन मल्होत्रा अब सभी से हाथ जोड़कर वहाँ से अब अंजलि मामी और स्वाति मल्होत्रा के साथ अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं, क्योंकि किशन मल्होत्रा को डर था कि अगर अब मल्होत्रा परिवार से या गुलेरिया परिवार से कोई भी अगर मारवा हाउस में गया तो क्योंकि मारवा हाउस में ने अपने एक काबिल बेटे को खोया है, इसलिए हो सकता है कि वो लोग अब रिश्तों के लिहाज को भूल जाएं। इसलिए अब वो यहाँ पर अंजलि और स्वाति को लेकर अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं और अब वो अपनी गाड़ी को सीधा ही मल्होत्रा हाउस की तरफ लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी तो रोहित की बॉडी अभी स्पेशल डिपार्टमेंट के पास है और अभी तो उसका दाह संस्कार भी नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्हें यहाँ से जाना ही बेटर समझा। यहाँ गुलेरिया हाउस में एकदम पूरी की पूरी तरह से मातम सा छाया हुआ था, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक ये सब
क्या हुआ। इतने वक्त के बाद राजीव गुलेरिया अपने घर पर आए थे। उन्हें देखकर अब वहाँ पर सर्वेंट उनके रूम को ठीक करने के लिए चले जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी का कुछ भी करने का मन तो नहीं था। लेकिन सर्वेंट राजीव को देखकर अब उनके पास कोई ऑप्शन भी तो नहीं था। तो वहीं राजीव गुलेरिया अब सभी से कहते हैं, अंदर चलो और मुझे सब कुछ बताओ कि यहाँ पर आखिर क्या हुआ है। इस बात पर अब सभी राजीव के कहे अनुसार अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं राजीव गुलेरिया अब धनंजय पीरामल से कहते हैं, महेंद्र चलो अंदर चलते हैं, जहाँ पर ये सभी अब अंदर की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक नेत्रा भी बेसमेंट से निकलकर कहती है कि मेरा पहला वार तो सफल हो गया। और ये कहते हुए वो अब जोर जोर से हंसने लगती है।